हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस बार हम लोग कुछ नए टेक्निक से चैप्टर को पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के इंटेक्स जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मे बी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक टिप्स दूंगी, तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें से क्या क्वेश्चन आता है? इसमें से क्वेश्चन आता है हाउ द फॉल ऑफ बस्टाइल प्रिजन डिड बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बस्टाइल जो फोर्ट था वो इमीडिएट कॉज कैसे बना? तो हम लोग स्टार्टिंग में एक डेट देखते हैं जो 14 जुलाई 1789 था। और उधर हम लोग क्या देखते हैं कि किंग सुबह ही पूरे पेरिस सिटी में एक अलार्म बजा दिया और उसके जो आर्मी ट्रूप है उसे वो ऑर्डर दिया कि सिटीजन के ऊपर ओपन फायर करने के लिए। तो सभी सिटीजन मिलके एक पीपल मिलिटिया वो लोग बना लिया। उसके बाद वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर हमला शुरू कर दिया, आर्म्स ढूंढने लगा। और उसके बाद वो लोग क्या किया, बस्टाइल फोर्ट की तरफ वो लोग चले गए और बस्टाइल फोर्ट का जो कमांडर था उसे वो लोग मार दिया। और देन प्रिजनर्स रिलीज, बस्टाइल फोर्ट में जो प्रिजनर्स थे उन लोगों को वो रिलीज कर दिया। बस्टाइल वॉज द हेटेड बाई ऑल, सभी लोग बस्टाइल को हेट करते थे बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। द बस्टाइल फोर्ट वॉज डिमोलिश्ड एंड मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। मतलब तब ब्रेड का दाम इतना बढ़ गया था तो उसके अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे द फॉल ऑफ बस्टाइल जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इमीडिएट कॉज बन गया। नेक्स्ट जो पेज है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, उसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन रूलर थे? लुइस 16, द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन 1774 ही ascended द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वॉज 20 years old। 20 years old में वो 1774 में फ्रांस के सिंहासन में बैठे थे। नेक्स्ट इधर से जो क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा कि लुइस 16 जब सिंहासन में बैठे तो कैसे एम्प्टी ट्रेजर था? What were the cause of empty treasury under the Louis 16? क्यों वो सिंहासन में बैठने के बाद ही आपने जो ट्रेजर है वो एम्प्टी पाया? बिकॉज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वेयर ड्रेन द फिनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फ्रांस। फ्रांस बहुत दिनों से लड़ाई कर रहे थे, उसके लिए उसके जो फिनेंशियल रिसोर्स था सब खत्म हो गए थे। उसके बाद राजा का जो वर्साइल जो पैलेस था उसमें जो खर्चा था उसके पीछे भी बहुत सारे पैसे जाते थे। उसके बाद अमेरिका जो 13 कॉलोनीज थे इंडिपेंडेंट के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, फ्रांस उसमें बहुत हेल्प किया, उसके लिए भी फ्रांस का पैसा बहुत चला गया। उसके बाद रेवोल्यूशन के टाइम पे जो लोगों से फ्रांस गवर्नमेंट जो लोगों से राजा ने पैसा लिया था वो लोग हाई इंटरेस्ट भी लगा दिया था। टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंस सच ऑफ कॉस्ट मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी, द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। और उसके बाद इतने सारे रेगुलर एक्सपेंसेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? टैक्स बढ़ा दिया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ये जो राजा का एम्प्टी ट्रेजरी भी बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस। आप लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस के सोसाइटी तब कैसे थे? तो फ्रेंच सोसाइटी तब 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइड थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, मतलब जो चर्च रिलेटेड काम करते थे, और सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी थे, और थर्ड स्टेट में क्या थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट एंड आर्टिस्टियंस, एंड सबसे नीचे जो थे स्मॉल पीजेंट, लैंडलॉर्ड, लेबर एंड सर्वेंट थे।
द सोसाइटी ऑफ स्टेट वर पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पैरा में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम का मतलब क्या है? ओल्ड रिजिम का मतलब है द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। मतलब 1789 में फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके पहले सोसाइटी क्या था, उसे हम लोग ओल्ड रिजिम बोलते थे। नेक्स्ट इस पैरा में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डिड द टैक्सेशन पॉलिसी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए टैक्सेशन पॉलिसी कितना रेस्पॉन्सिबल था? तो फ्रेंच सोसाइटी का जो 90% पॉपुलेशन थे वो पीजेंट ही थे। तो पीजेंट के ऊपर नोबल्स चर्च एंड अनदर रिच मेंबर, उन लोगों के पास ही सभी लैंड थे। पीजेंट क्या करते थे वो लोग नोबल के अंडर जो लैंड थे उसमें वो लोग काम करते थे। उसके अलावा वो लोग आर्मी में और रोड कंस्ट्रक्शन में भी वो लोग हेल्प करते थे। और चार्ज क्या करते थे? चार्ज को वो लोग टाइप बोल के एक टैक्स देते थे। उसके अलावा और भी एक डायरेक्ट टैक्स था जिसे टेल बोला जाता था। इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, सॉल्ट एंड टोबैको। द बर्डन ऑफ financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone। जो टैक्स के जो सभी बर्डन थे वो थर्ड स्टेट ही लेते थे। नेम द टाइप ऑफ टैक्स। 3 टाइप का टैक्स था। एक था द चार्ज टू एक्सट्रैक्टेड इट शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट। जो पीजेंट से वो लोग टैक्स लेते थे दैट इज कॉल्ड टाइथ। उसके बाद एक डायरेक्ट टैक्स था जिसे बोलते थे टेल, एंड इनडायरेक्ट एक टैक्स था जो सॉल्ट और टोबैको के ऊपर लगाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में, ये जो पेज है इस पेज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मेंशन एनी 4 फैक्टर। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। जब एक्सट्रीम सिचुएशन होगा, जब हम लोगों को बचने के लिए जो भी मिनिमम नीड्स चाहिए वो जब हम लोगों को नहीं मिलता है, तब होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रांस में भी ऐसे एक सिचुएशन आया था जहां पॉपुलेशन बहुत बढ़ गए थे। उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन जो था ग्रेन्स का वो उतना बढ़ नहीं पाया। उसके बाद ब्रेड का दाम भी बहुत बढ़ गया था। ब्रेड का दाम बढ़ने के बाद मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। मतलब जो लोग काम करते थे उसको बहुत ही कम वेजेस में उसको काम करना पड़ता था वर्कशॉप में, और पुअर और रिच के बीच में जो गैप था वो बहुत बढ़ गया था। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर द ड्रॉट। उसके ऊपर अगर ड्रॉट और हेल हो जाए, हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं हो जाए, तब सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पैरा से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास का क्या रोल था? तो मिडिल क्लास कौन थे? जो लोग तब सोसाइटी में थोड़ा एजुकेटेड थे, जो लोग थोड़ा ओवरसीज ट्रेड करते थे, उन लोगों के पास थोड़ा पैसा आ गया, वो लोग मिडिल क्लास हो गया। और मिडिल क्लास लोग क्या बिलीव करते थे? मिडिल क्लास लोग बिलीव करते थे कि प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं, जो लोगों के पास मेरिट है वही लोग सोसाइटी में अपने अपने पोजीशन के हिसाब से उन्हें काम मिलेगा। द आइडियाज ऑफ इन्वेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल। मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर ये आइडिया उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो लोग बोले कि ऐसे अगर हम लोग चलेंगे तो सोसाइटी में फ्रीडम भी रहेगा, इक्वल ऑफ लॉज भी रहेंगे और सभी को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिलोसोफर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फिलोसोफर थे उसका क्या रोल था? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे जॉन लॉक, उसके जो बुक थे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में वो क्या दिखाया? वो
रिफ्यूट किया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की रूल्स, मतलब राजा के हाथ में ही जो पावर थे वो उसे रिफ्यूट करने के लिए बोल दिए थे। नेक्स्ट है रूशो क्या था? रूशो के जो इम्पोर्टेंट बुक थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूशो ये बताया कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू दिखाया कि जो पावर है वो राजा के हाथ में नहीं, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए और उधर 3 सेक्शन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इसके बाद द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक्स न्यूज़पेपर। दिस वर फ्रिक्वेंटली रीड aloud in group for the benefit of those who could not read and write। ये जो फिलोसोफर्स के ये जो बात थे ये सैलून, कॉफ़ी हाउस में बहुत ही चर्चे होने लगे और बुक्स, न्यूज़पेपर में भी ये छपने लगे। और जो सेक्शन थे सोसाइटी के जिसे पढ़ना लिखना नहीं आते थे वो लोग, ये दूसरे लोग जब ये पढ़ते थे वो लोग सुन सुन के ये क्या करते थे, फिलोसोफर के बात ये लोग मानते थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो फिलोसोफर का जो रोल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एंड में जो टिप्स है इस टॉपिक से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्सिस्टेंट क्राइसिस, मेंशन एनी 4 फैक्टर्स, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टाइप्स ऑफ टैक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में टैक्सेशन पॉलिसी कितना रिस्पॉन्सिबल था। और थर्ड स्टेट, फ्रेंच के जो थर्ड स्टेट सोसाइटी थे वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एम्प्टी ट्रेजर वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ब्रॉड क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 क्वेश्चन को अगर आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ ले तो बहुत ही अच्छा होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।